तो रेक्टेंगल के बारे में भी आपको आइडिया लग गया। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती हैं, इसका डायगनल होता है। इसका सबसे पहली बात, इसका पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर से मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के बाहर बाहर घूमना। आपके गांव में खेत होगा, तो खेत के अगर आप चारों तरफ घूम जाएं तो आप उसके पैरामीटर पर घूम जाएंगे। किस पे घूम जाएंगे, पैरामीटर पर। अगर खेत में कोई इंपॉर्टेंट फसल उगी हुई है तो नेचुरली उसके अंदर नहीं जाते, क्या बोलते हैं, बाहर बाहर से देख के चले आओ, है ना। तो उसका मतलब पैरामीटर होता है। क्लियर। तो यहाँ भी अगर बाहर बाहर आप जाएंगे तो लेंथ 2 बार चलेंगे, ब्रेथ 2 बार चलेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड द पैरामीटर। पैरामीटर में 2 कॉमन है, एल प्लस बी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर। दीज आर सम फार्मूलाज, यू नीड टू अंडरस्टैंड देम। फार्मूले पर ही ये पूरा मूव करेगा, राइट। फार्मूले आते हैं तो ये समझिए कि 80% आता है, फिर कॉन्सेप्ट चलते हैं। क्लियर। इसके बाद आपने पढ़ा इसका ये कंसर्न, वे इनसाइड वे आउटसाइड क्रॉस सेक्शन, ये सब की बात हम करेंगे अभी। फिर आपने ये समझा था कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेंथ को 10% बढ़ा दूँ, ब्रेथ को 20% बढ़ा दूँ, तो क्या इफेक्ट एरिया पे पड़ेगा। ये सब बातें हमारी हुई थी। तो चलिए, स्क्वायर के बारे में आपको पता लगा। स्क्वायर का एरिया पैरामीटर क्या होता है, स्क्वायर होती क्या फिगर है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो 4a हो गया स्क्वायर का पैरामीटर। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। इसका डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, ए रूट 2। इसका एरिया का एक और फॉर्मूला होता है डायगनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाफ डायगनल का स्क्वायर, हाफ डी स्क्वायर, राइट। फिर आपने कुछ ये समझी थी बातें, ये सब हमने किए थे। फिर आपने सर्कल के बारे में समझा था, सर्कल वॉज इम्पोर्टेंट। और मैं देख रहा था इस साल के जो भी CGL, CHSL, CPO का पेपर आया, उसमें इन्होंने सर्कल भरमार मात्रा में पूछा। आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ पेपर तो ऐसे हैं जिसमें 16 क्वेश्चन या तो ज्योमेट्रिकल सर्कल से पूछे गए या मेंशुरेशन सर्कल से पूछे गए। 16 क्वेश्चन, आई वाज मेकिंग योर वो फाइल्स एंड ऑल। तो एक पेपर में 16 क्वेश्चन सर्कल ही पूछ लिया, चाहे ज्योमेट्री हो चाहे आपका ये हो। तो फिर रही क्या क्या पेपर में, हैं। फिर तो कुछ रही नहीं, का जीवन ख़त्म ही हो गया, सर्किल ही पूछ लिया। तो सर्किल इंपॉर्टेंट होता है। सर्किल में अगर हम बात करें तो आर को आप रेडियस बोलते हैं, डी को आप क्या बोलते हैं, डायमीटर। पैरामीटर इसका या सरकमफ्रेंस जिसको हम बोलते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है, चारों तरफ घूमना। तो बेसिकली सरकमफ्रेंस इसका फार्मूला होता है 2πr। इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर। एक व्हील के द्वारा डिस्टेंस जो कवर करी जाती है वो हमेशा पैरामीटर ऑफ द क्या होता है, या सरकमफ्रेंस किसकी होती है, वो सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है। सेमी सर्किल के बारे में आपने समझा। सेमी सर्किल होता है सर्किल का आधा, ये आधा हिस्सा जो आपको दिख रहा है। इसका एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर बाई 2। और पैरामीटर क्या होगा, 36r/7। क्वार्टर सर्किल की अगर हम बात करें तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, पिज्ज़ा का चौथा पार्ट, तो इसका एरिया तो आप जानेंगे 1/4 हो जाएगा। और इसका पैरामीटर क्या होता है, 25r/7। ये याद करने वाली बात है। सेमी का 36 और इसका कितना, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, 25 मतलब किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये डायरेक्टली पेपर, अभी मैं कुछ PYQ करा रहा था आपको कल, तो आपने देखा था। इसके बाद आपने रिंग के बारे में समझा। रिंग होता है क्या, कोसेंट्रिक सर्कल्स, जिनको बोलते हैं एक ही सेंटर वाले सर्कल्स। रिंग में 2 रेडियस होती हैं, R1 R2। R1 का मतलब इनर रेडियस, R2 का मतलब आउटर रेडियस। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पैरामीटर, ये कोई बच्चा कल ही पूछ रहा था मेरे से पैरामीटर क्या होगा, तुम ही पूछ रहे थे शायद, पाइप वाला ना। हाँ, तो जब भी वो आएगा ना वॉल्यूम, तो उसमें वो सेम बात है। रिंग ही तो निकालनी पड़ रही थी उसमें साइड की। हाँ, तो ये वाली बात। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है इसका, रिंग का एरिया का तो ये होता है a πr2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पैरामीटर होता है 2πr1 प्लस R2। इसके बाद हमने बात करी थी सेक्टर की। सेक्टर से क्या मतलब होता है, अगर मैं सर्किल की बात करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ही कॉमनली पेपर में आता है। ये दोनों रेडियस हैं, इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, ये एल है। एल को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। थीटा क्या होता है, सेंट्रल एंगल, और आर तो आप जानते हैं रेडियस। इसका एरिया जो होता है सेक्टर का, वो ये फॉर्मूला होता है। तो आपको याद कैसे करना है, πr स्क्वायर तो दुनिया जानती है, उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, थीटा अपॉन 360 की। अगर मैं एल की बात करता हूँ तो एल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एल का फॉर्मूला है 2πr थीटा अपॉन 360। 2πr क्या होती है, पैरामीटर। इसका
सेक्टर का पैरामीटर क्या होगा फिर? एल प्लस, क्योंकि पैरामीटर अगर मैं कहूँ कि इस खेत पे घूम जाओ तो आप ऐसे भी जाएंगे, आप ऐसे भी जाएंगे, और फिर क्या और जाएंगे? एल। तो एल एक बार चलेंगे, लेकिन आर कितनी बार चलेंगे आप? 2 टाइम्स। एरिया का फॉर्मूला एक और होता है हाफ एल इंटू आर, और एल इज इक्वल टू आर थीटा, एक और रिलेशन होता है जो आपका चलता है। इसके बाद आपने सेगमेंट के बारे में समझा। सेगमेंट होता है ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम सेगमेंट बोलते हैं, ये जो नीचे दिख रहा है। और इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं? सेक्टर। इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं? सेक्टर। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं? ये नीचे जो दिख रहा है आपको ये वाला हिस्सा, जैसे बिस्किट हो तो बिस्किट क्या थोड़ा सा गीला होना चाहिए, रोटी हो उसको ऐसे काट दो आप, तो काइंड ऑफ थिंग दिस पोर्शन इज सेगमेंट। मैं देख रहा था हर पेपर में, सीजीएल में, सीपीओ में, हर पेपर में सेगमेंट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है? इस सेक्टर में से आप किसको माइनस करेंगे? ट्राइंगल को। सेक्टर का एरिया अभी आपने पढ़ा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ आर इंटू आर, आर इंटू आर, और उनके बीच का एंगल किस में आएगा? साइन में। साइन से परेशान नहीं होना है, साइन की बात हो जाएगी, ठीक है ना। आइए तो बात को समझते हैं क्या करना है। ओके, तो आज आप हेडिंग डाल दीजिए सेगमेंट के बाद रोम्बस। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। कल से हम 2025 के क्वेश्चन ही करना शुरू करेंगे, सीजीएल 2025 के। वृत्तखंड, और वो होता है त्रिज्याखंड, है ना। जो क्या किसकी बात कर रहे थे हम? सेक्टर होता है त्रिज्याखंड, सेगमेंट होता है वृत्तखंड, है ना। ओके, रोम्बस की बात करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए रोम्बस। रोम्बस ऐसी फिगर है जैसे स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए तो रोम्बस बन जाएगा। क्वाड्रिलेटरल एक ही बात होती है, सारे क्वाड्रिलेटरल ही हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 भुजाओं वाला। तो रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, पैलोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है। इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, पैलोग्राम की चारों साइड इक्वल नहीं होती, है ना। ये उसका स्क्वायर का झुका हुआ वर्जन है, हाँ, है ना। एक और बात, ये सारे पैलोग्राम है ना। तो ये सब ज्योमेट्री में बातें होती हैं, जो यहाँ पे आप एरिया पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री में यही बातें होंगी, कौन क्या कैसे है। ज्योमेट्री आप जब पढ़ेंगे तो यही बात होगी। ओके, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होंगी। इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको समझना है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये एंगल 90 होता है। ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है। ओके, तो ए तो इसकी क्या हो गई? साइड। इसका पैरामीटर वही 4A होगा। इसका एरिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2, ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। ओके, अब इसके डायगोनल और साइड में एक रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। ये रिलेशन होता है डायगोनल और साइड में। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। ओके, एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि हमेशा ध्यान रखना कि ये जो डायगोनल होते हैं जहाँ पे कट करते हैं तो बाइसेक्ट हो जाते हैं, मतलब ये हिस्से और ये हिस्सा अगर मैं ओ पे मानूँ, और ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होते हैं। मतलब AO बराबर किसके होता है? OC के, और DO बराबर किसके होता है? OB के, है ना। ये हमेशा बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, चाहे तो आप लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्शन का मतलब ये दो हिस्से बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ओके, डन है बात। चलें आगे, आइए तो आगे बढ़ते हैं। ओके,
अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि ये कोई अपना रोम्बस है, इसकी साइड है 10, तो सारी 10 होंगी, और इसके एक डायगोनल की जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका एरिया क्या होगा। एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या लिखा है आपने अभी? तो D1 तो मिल गया आपको, एक डायगोनल तो मिल गया, कितना दे रखा है? तो आपको दूसरा डायगोनल निकालना होगा, ये तो मुद्दा है। ओके, अब समझिए कैसे करना है आपको पेपर में ये क्वेश्चन। आपको पता है किस पे होता है ये, और ये अगर 16 है तो ये कितना होगा, और ये भी कितना होगा, 8, पक्का। अब सबसे पहले आप किसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे? ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल। वैसे तो राइट एंगल ट्राइंगल अभी आप पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। ये 90 है तो ये हाइपो होगा, या तो ये परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा। अगर ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितनी होगी, तो ये भी कितनी होगी। तो दूसरा डायगोनल मिल गया आपको, बस तो काम हो गया, तो बस आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही करना है, फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना। फॉर्मूला ही बताया मैंने अभी, एक D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, क्या बताया है। अगर इसमें भी रख दोगे ना D1 की वैल्यू और A की वैल्यू, तो D2 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं करना है, ये कॉन्सेप्चुअली वे करना है। ओके, तो बताइए क्या आंसर आएगा। हाफ, 16 और 12, तो हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो दैट विल बी द राइट आंसर। बाकी करेंगे, अभी क्वेश्चंस आएंगे तो देखेंगे, ठीक है। चलें आगे, आओ आगे चलते हैं। हेडिंग डालिए ट्रेपीजियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रेपीजियम की बात करते हैं। व्हाट इज ट्रेपीजियम? ओके, ट्रेपीजियम कैसी फिगर है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। ट्रेपीजियम में कैसी फिगर होती है? ओके, ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। तो आप देख रहे हैं अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं बट इक्वल नहीं है, ये होती है ट्रेपीजियम फिगर। ओके, इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस लेंथ को A मान लेता हूं, इस लेंथ को B मान लेता हूं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाइट मान लेता हूं। ओके, तो इसका एरिया सुपर इंपॉर्टेंट, लिखिएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 A प्लस B इंटू H, ये फॉर्मूला रहेगा एरिया का। 1/2 A प्लस B इंटू H, A और B क्या है? लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। कॉमन आस्क है, फ्री के नंबर होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है और कुछ नहीं आता। ट्रेपीजियम में लिखा आता है सब कुछ। ओके, बाकी इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, वो हम आगे देखेंगे। चलें आगे, वो ज्योमेट्रिकल बातें हैं। फॉर्मूले हो गए, चलें आगे, आओ। अब लगे हाथों ट्राइंगल और कर लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए ट्राइंगल। ओके, अब ट्राइंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि पेपर में आता रहेगा, आपसे डिफरेंट ट्राइंगल्स के बारे में पूछता रहेगा, ट्राइंगल का यूज़ होता रहेगा कहीं ना कहीं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ ट्राइंगल, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्राइंगल जैसे कि आप जानते हैं कैसी फिगर है, जिसमें आप कह सकते हैं कि बेस होगा,
अगर आप इसको बेस लेते हैं तो ये बेसिकली क्या होगी, ये इसकी हाइट होगी। तो किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल का यही फॉर्मूला होता है कि नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अब बात को समझते हैं ध्यान से। ओके, एक बात और, अगर ये ए वर्टेक्स है तो इसके सामने ए साइड होती है, अगर ये बी वर्टेक्स है तो बी इसकी लेंथ है, ए बी सी है ना। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ए बी सी, ये है लेंथ ऑफ साइड्स। लेंथ ऑफ साइड्स। ओके, चलिए तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले इसका पैरामीटर। पैरामीटर क्या होगा, तीनों साइड्स का सम। हाँ जी, इसके बाद एक और चीज़ आती है, उसका नाम होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर होता है स्मॉल एस, वो होता है पी का आधा। तो स्मॉल एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी पैरामीटर, सेमी मतलब पैरामीटर का आधा। ओके, इसके बाद चलें, इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के और भी फॉर्मूले होते हैं, है ना। तो सबसे पहला होता है हीरोन्स फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, हीरोन्स। हीरोन्स फार्मूला ये होता है, लिखिएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। दिस इज हीरोन्स फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसमें आपको एस पता लग गया और ए बी सी भी पता लग चुके हैं। ये कब लगता है, ये जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हों, और ना ही कोई किसी टाइप का ट्राइंगल, अभी टाइप अभी समझ जाएंगे आप। ओके, एक और एरिया का फॉर्मूला लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ट्राइंगल के एरिया का ये फॉर्मूला होता है हाफ बी सी। किसको यूज़ करा आपने, बी सी को, कौन बच गया, तो वो साइन के साथ आ जाएगा, साइन ए। समझ आ रहा है, ओके। हाफ सी ए किसको यूज़ करा, कौन रह गया, तो वो साइन के साथ आ जाएगा एंगल में। एंगल हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ऐसे ही हाफ ए बी, कौन छूट गया, तो साइन सी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस साल भी CGL में आया है। ओके तो बेसिकली ट्राइंगल के एरिया के 3 फॉर्मूले हो गए आपके पास। पहला हाफ बेस इनटू हाइट, सभी जानते हैं। दूसरा पैरामीटर पता लगा तो सेमी पैरामीटर पता लगा, तो हीरोन्स फार्मूला आया, है ना। उसके बाद आपके पास लास्ट ये फार्मूला आपको देखने को मिला। ओके, डन है बात। आइए तो आगे बढ़ते हैं। कैसे यूज़ होंगे, क्या यूज़ होंगे, ये सब आपको थोड़े समय में पता लगेगा। अभी मैं कुछ उजागर नहीं कर सकता, वो तो हम क्वेश्चन करते जाएंगे। तो आपको ही बस अच्छे से अपनी कॉपी को समझना है ना। अगर आप कहीं पे लिख रहे हैं तो आप चाहें तो एक पतली कॉपी खरीद कर, ब्लैंक पेज की, उस पर सारी प्रॉपर्टीज़ और ये फॉर्मूलेज़, क्योंकि अगला जो चैप्टर आएगा वो ज्योमेट्री आएगा। इससे पहले एक और आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और आपका आएगा बेसिकली वो कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन सब में कुछ बातें होती हैं, है ना। अगर आप एक पतली कॉपी बना लेते हैं, या तो आप इतने दिमागदार हैं कि सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो एक बहुत बढ़िया रहेगा, है ना, आपके पास 2, ढाई, 3 महीने में एक बढ़िया एक पतली कॉपी बन जाएगी, जिसमें फॉर्मूले और ये सभी होंगे। जो मार्केट से आप फॉर्मूला बुक खरीदते हैं ना, तो वो आपकी खुद की बन जाएगी, समझ में आया। तो कुछ फॉर्मूला बुक नहीं होती है, वो खुद की होती है। ओके, तो ये सब आपके सामने आया। अब जरा समझते हैं कुछ पर्टिकुलर ट्राइंगल्स के बारे में। तो पर्टिकुलर ट्राइंगल्स मतलब ट्राइंगल के कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप लिखिएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। जिसको आप हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करेंगे। व्हाट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल? इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। तीनों की साइड इक्वल हो गई, है ना। ओके,
इसकी एक खासियत होती है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ ए से तो कतई बीच में आएगा, मिड में। ये डी क्या होगा, मिड। तो ये भी a/2 हो जाएगी और ये भी a/2 हो जाएगी। ये पूरी a थी। तो जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको आप क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले इसका पैरामीटर क्या होगा बताइए, 3a। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी हाइट की, ये जो मैंने अभी हाइट लिखी है, इस हाइट का फॉर्मूला होता है साइड √3/2, लिख लिया। इसके बाद इसका एरिया वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। सब याद करने वाला मुद्दा है। तो these are 3 formulas but these are very important. राइट। सबसे पहले इसका पैरामीटर सभी जान रहे हैं, हाइट का फॉर्मूला है साइड √3/2 और इसकी जो एरिया का फॉर्मूला है √3/4 साइड का स्क्वायर। ओके, डन है बात। आओ जरा इसी में और बातें समझते हैं, चलें। तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब इसमें एक बात और होती है, एक क्या दो बातें होती हैं। मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर और बाहर आप सर्किल बना सकते हैं। अंदर सर्किल का मतलब होता है कि वो तीनों साइड्स को छूता हुआ जाएगा। अंदर का मतलब ये होता है, अगर एक सर्किल है तो इसकी रेडियस भी होगी, तो स्मॉल आर को बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं, इन रेडियस। साइड इसकी यही है। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, a/2√3। ये केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही होता है, a/2√3। सब याद करने वाला मुद्दा है, सब ड्राइव होता है, बट ड्राइव करके आप निकालेंगे तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो आप सबको याद करिएगा, r = a/2√3। अच्छा, एक होती है बाहर सर्किल बनना। बाहर सर्किल तब बनता है जब तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जाता है, उसको बोलते हैं सरकम सर्किल। और r को बोलते हैं सरकम रेडियस। तो कैपिटल R का फॉर्मूला होता है a/√3। तो कैपिटल R का फॉर्मूला होता है a/√3 और स्मॉल r का फॉर्मूला होता है a/2√3। ओके, डन है बात। अब बात को समझिएगा, हमेशा ध्यान रखना, इन ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये हुआ केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो कैपिटल R होता है वो हमेशा स्मॉल r का डबल होता है। कैपिटल R हमेशा स्मॉल r का क्या होगा, डबल। एक और चीज़, इसको आप अपनी कॉपी में तो नीचे लिखिएगा, और स्मॉल r और कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो हमेशा क्या होगा, ये पेपर में आता रहता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैपिटल R स्मॉल r का रेशियो बताओ। तो रेशियो क्या रहेगा, 2:1। ओके, डन है बात, कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चले। ओके, लिखिए एक और चीज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लीजिए इसके अंदर कोई पॉइंट है P। P क्या है, एनी पॉइंट inside of it, and P1, P2 and P3 are length of perpendiculars drawn on sides। मतलब आपने क्या करा, इस P से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इस वाली साइड पे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, और आपने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। एक की लेंथ है P1, एक की लेंथ है P2 और एक की लेंथ क्या है, और साइड तो इसकी A है ही।
तो ये जो आपने P1 P2 P3 लिखा है और ये जो साइड है, इसमें एक रिलेशन होता है। क्या होता है? तो पहले मैं चाहूँगा आप देख लीजिए, फिर लिख लीजिएगा, है ना? ओके। अच्छा, एक रूल बनाइए कि पहले आपको समझना है फिर लिखना है, ठीक है? ओके। तो देखिए कैसे इसको, ये बिल्कुल ऐसे ही बोलेगा क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कोई पॉइंट है इनसाइड, उससे परपेंडिकुलर्स डाले गए, उनकी लेंथ ये है, तो साइड्स बताओ या कुछ और बताओ, है ना? तो क्या होता है इनमें रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, आपको ऐसे लिखना है P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू A लिखना है। इसके बाद इधर आपको 2 लिखना है और इधर आपको 3 लिख लीजिए यहाँ तक, फिर मैं आगे बताऊँगा। याद करने का तरीका समझे। P1 P2 P3 इज इक्वल टू A लिखना है, P1 P2 P3 की तरफ 2 लिखना है और उधर क्या लिखना है 3, बस 3 पे रूट चढ़ा देना है। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन है P1 P2 P3 और A में साइड में। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है जो आपके सामने दिख रहा है। ये हाँ √3 पे, A पे नहीं है, A अलग है, बाहर है। ओके। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की बातें थी जो अभी तक आपने एरिया वाइज पढ़ी। ओके, आइए जरा एक और बात समझते हैं, चलें? ओके। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। इफ side of an equilateral triangle is increased by 20%, then find effect on its area and perimeter। मान लो ये पूछा जा रहा है, तो आप किसको इंक्रीज कर रहे हैं? साइड को ना। साइड होती है ए, उसको कितने % इंक्रीज कर रहे हैं? 20%। और आप पूछ रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया, एरिया क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है? 3, राइट? जब भी चीज़ परसेंटेज में बढ़ेगी या घटेगी तो ये √3/4 से कुछ लेना देना नहीं है, और ऐसे किससे कुछ लेना देना नहीं है? 3 से। जब भी चीज़ परसेंटेज में बढ़ेगी या घटेगी तो जो नेचुरल वेरिएबल्स होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता। तो चलो पहले पैरामीटर की बात कर लेते हैं। P की वैल्यू क्या मिली फिर आपको? A को आपने कितना बढ़ाया है, तो पैरामीटर भी कितने % बढ़ जाएगा? कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना आप A को बढ़ाते जाओगे पैरामीटर उतना ही % बढ़ता जाएगा, क्योंकि P के बराबर A है। डन है। दिक्कत यहाँ है दूसरे वाले में, और दिक्कत भी कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या हो रखा है, तो A कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो पहली बार भी 20% बढ़ेगा और दूसरी बार भी कितने % बढ़ेगा? क्या आपको नेट इफेक्ट आता है? हाँ बेटा, परसेंटेज का नेट इफेक्ट मैं बता देता हूँ। जब कोई परसेंटेज में 2 बार बढ़ता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ध्यान आया कुछ? तो बस लगा दीजिए +20 इंटू 20 इंटू 20/100। 20 और 20 40, 0 से 0 कट जाएंगे, तो कितने % बढ़ जाएगा एरिया? तो एरिया 44% बढ़ जाएगा, लेकिन पैरामीटर तो 20 ही रहेगा। सेम क्वेश्चन ऐसे करना है, बाकी आप कर सकते हैं। अब इसमें पेपर में 20% की जगह कुछ और भी आ सकता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो आप कर सकते हैं, है ना? चलें, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्या है, क्लियर? ओके। नहीं, एक चीज़ और रह गई। इक्विलेटरल हो गया, ओके। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको करना होगा। राइट एंगल भी है वैसे तो, ओके। चलूँ? ओके। तो पहले लिख लीजिए राइट एंगल।
तो राइट एंगल ट्राइंगल में ज़्यादा कुछ है नहीं। राइट एंगल ऐसे एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो हम इसको बेस बोलेंगे और इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाइपो। इसका एरिया बड़ा इजी है। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम आप इसके बारे में जानते हैं, हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। लेकिन इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलूं, ओके। लिखिएगा, दो ट्राइंगल बनाइएगा बराबर बराबर में, राइट एंगल। ओके, दो ट्राइंगल आपने बना लिए, तो एक इसके अंदर सर्किल हो सकता है और एक इसके बाहर सर्किल हो सकता है। टेढ़ा मेढ़ा बने कोई बात नहीं, ड्राइंग के नंबर नहीं है ना। ओके, अंदर सर्किल बनेगा तो ये रेडियस होगी आर, और अगर यहाँ पे सर्किल बनेगा तो ये होगी कैपिटल आर। ओके, वही सेम सिचुएशन जो आपने अभी उसमें पढ़ी थी, है ना। बट इसका मुद्दा अलग है। मुद्दा अलग क्या है मैं समझाता हूँ आपको। क्लियर, बना लिया आपने, टेढ़ी मेढ़ी सी कोई बात नहीं, बन गया। ओके, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है। स्मॉल आर का फॉर्मूला लिखिए, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपो डिवाइड बाई 2। ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है और किसी में नहीं होता। बेटा भी बैठ लो वहीं पे। ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है स्मॉल आर का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपो बाई 2। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो स्मॉल आर निकालना इज लाइक वेरी 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 इजी। सामने फॉर्मूला है। शॉर्ट फॉर्म में इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं, P प्लस बी माइनस एच बाई 2, और वेरी कॉमन। ओके, कैपिटल आर का फॉर्मूला लिख लीजिए, वो होता है हाइपो बाई 2। कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपो बाई 2। हाइपो क्या मतलब, हाइपोटेनस का आधा, तो कैपिटल आर आपका निकल आएगा। ओके, डन है बात। तो राइट एंगल ये ओनली एंड ओनली किस में चल रहा है, राइट एंगल में। इक्विलेटरल का हिसाब अलग था। ओके, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब घर पे जाके आपको करना पड़ेगा। क्लियर, ओके। इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है इस बात को समझते हैं। विवेक, वो बाहर उसमें रिमोट रखा होगा जो हमारा वो है ना पेन होल्डर, उसमें उसको रेड बटन को दबा दो, पंखा चल जाएगा। शायद तो पंखा नहीं चल रहा होगा, बच्ची परेशान हो रही होगी। हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, है ना। तो अगर ये ए है, ये ए है, तो ये बी हो जाएगा। क्लियर, आइसोसेलेस ट्राइंगल में कितनी साइड्स इक्वल होती हैं, 2। हाँ, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, और ये बी क्या है, थर्ड साइड। तो इसमें ए क्या है, इक्वल साइड, और इसमें बी क्या है, थर्ड साइड। ओके, अब बात को समझते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसकी खासियत रहेगी कि वो बिल्कुल मिड में जाएगी। तो ये b बाई 2 हो जाएगी, ये वाली लेंथ, और ये कितनी हो जाएगी बताइए, b बाई 2 हो गई, ये h है। क्लियर। तो सबसे पहले आपने भी राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा, ये कैसा ट्राइंगल है। तो इसमें पाइथागोरस का यूज हो सकता है, करिए। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस b बाई 2 का स्क्वायर, यही तो होगा। इससे h निकल आएगा, तो निकालते हैं। ए का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, b का स्क्वायर बाई 4, तो
तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, 4 को इधर ले जाते हैं, सही चल रहा है। तो h कितना आ गया बताइए, अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ये h का फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, लेकिन पेपर में कभी कभी क्या होता है ये फॉर्मूला ही आ जाता है, आपको कॉन्सेप्ट याद करना है। कैसे मैं भी बताऊंगा। h आ गया। किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है अभी लिख लेना, हाफ। ओके, इस केस में b क्या है, b, और h आपने भी निकाला। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना, 1/b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कभी कभी पेपर में ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। ओके, तो राइट डाउन कर सकते हैं अब आप। तो ये ऐसे आता है, आपने ड्राइव फॉर्मूला याद तो रहेगा नहीं आपको, तो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेगा, जो मैं अभी क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। इसका कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। कल से हम 2025 के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले 2025, फिर 2024 और फिर 2023, बस इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। वैसे तो 2025 के इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, CPU, CHSL और CGL की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। किसी भी साल का अगर आप पेपर उठा लेते हैं, तीनों पेपर और सबको कर लेते हैं, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे बचा हुआ नहीं रह जाता है। समझ में आया? आप SSC का एक साल के पेपर उठाओ, तीनों, CHSL, CGL और आपका CPU, इन तीनों के जितने भी पेपर हुए हैं सारे लगा डालो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, है ना, चाहे वो GS हो। GS में करंट अफेयर को हटा दो, बस स्टैटिक जो GS आती है उसको पकड़ लो। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, कॉन्सेप्ट सब यूज़ हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 22 दिन पेपर चल रहा है, 12 दिन सॉरी, एवरीडे 3 शिफ्ट हो रही हैं, तो 36 शिफ्ट हैं। एक एक शिफ्ट में 25-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 इंटू 36 करेंगे तो लगभग 9000 क्वेश्चन हो जाते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो इतने में तो कॉन्सेप्ट डेवलप हो ही जाएगा ना। कोई ना कहीं कोई ना कोई पेपर में तो कुछ ना कुछ पूछ ही रहा होगा। तो दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, मुद्दा क्या है ये समझते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी दो इक्वल साइड 10 हैं और तीसरी साइड 12 है। तो आपको इसका एरिया बताना है। तो आप कहेंगे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? नहीं, कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डलेगा, ये क्या हो जाएगी, अब ये 10 है, 6 तो ये 8 हो जाएगी। पाइथागोरस 10, 6, 8 की ट्रिपलेट होती है ना, तो अगर ये 6 है, ये 10 है, तो 8 हो जाएगी। परपेंडिकुलर मिल गया, बेस ही है, तो क्या होता है एरिया, हाफ 12 इंटू 8। तो क्या एरिया आएगा इसका ट्राइंगल का, 48। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो ये मुद्दा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर बात को, चलें? ओके ओके, हाँ, तो हम यहाँ तक कर चुके थे कुछ, तो ये करते हैं, पढ़ो। व्हील की बात चल रही है, पढ़ो और देखो कैसे करोगे। A wheel has diameter 84 centimeter. Then how far does the wheel go in 16 revolution? Wheel आप जानते हैं, आपकी गाड़ी, आपका एवरीवेयर व्हील है। व्हील का डायमीटर 84 है। अगर डायमीटर 84 है पूरा, तो रेडियस 42 होगी क्या? पक्का? ओके, आपको मैंने बताया था, इसने पूछा है कि 16 रिवॉल्यूशन में कितना दूर जाएगा व्हील। तो आपको पहले 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और 1 रिवॉल्यूशन मैंने बताया था आपको, वो होता है पैरामीटर ऑफ सर्कल, है ना।
अगर आप पहिए में एक तरफ रेड निशान लगा दें और पहिए को आगे चलाएं तो रेड निशान दोबारा से तब ज़मीन पे आएगा तो वो अपनी पैरामीटर चल चुका होगा, राइट। तो 2 पाई आर आपको निकालना है। 2 की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है, आर की वैल्यू आप 42 कह ही रहे हैं, तो 44 × 6, 264 सेंटीमीटर की लंबाई एक रिवॉल्यूशन में चली जाती है। कितने रिवॉल्यूशन लगवाने हैं आपने? 16। तो अगर एक रिवॉल्यूशन में 264 सेंटीमीटर चला जाता है तो 16 रिवॉल्यूशन में कितना चला जाएगा? 16 × 264 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितनी आ रही है मल्टीप्लाई? 3800 कुछ आ रही होगी, अब 4200 कुछ आएगी। 16 चौका 64 भी होते हैं। 4224 आ रही है, लेकिन ये किस में आई होगी और आंसर किस में जा रहा है? मीटर में। तो आपको इसको 100 से भाग करना पड़ेगा। आपको ये तो पता है ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप इसे 100 से डिवाइड कर दो, तो 4224 डिवाइडेड बाई 100, तो 42.24 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। तो चलिए आज की बात यहीं पे रोकते हैं, कल से आपके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, 2025 से शुरुआत करेंगे कल से, उसी की फ़ाइल मैं आपको भेजूंगा और उसी को करेंगे। आपका जो एडवांस मैथ्स है आपको कम्प्लीटली PDF पे चलेगा, क्योंकि कोई किताब की ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा, लिखिएगा, PDF में भेजूंगा ग्रुप पे ही आपको। ठीक है ना। आपका टारगेट बस ये होना चाहिए कि आप उसको प्रॉपरली जाके समझें। कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। क्लियर? बाकी डाउट कुछ रहने वाला है नहीं, क्योंकि मैं आपको कम्प्लीटली वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस करा दूंगा 2025 के CPO, CHSL, CGL और फिर 2023 और 2024 के। कोई दिक्कत रहेगी नहीं। ठीक है ना। ओके।